नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत गुना से आई बड़ी खबर के साथ। गुना में मजदूरों से भरी गाड़ी पलट गई है, हादसे का शिकार हो गई है मजदूरों से भरा एक वाहन। हादसे में 6 मजदूर जख्मी हो गए हैं। गाड़ी में करीब 32 मजदूर सवार थे। मुंबई से झारखंड जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जंजाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां पर एक मजदूरों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया है। वाहन पलट गया है और इस हादसे में 6 मजदूर जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर मुंबई से झारखंड जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हुए हैं और जिस वाहन से ये झारखंड जा रहे थे, करीब 32 लोग वाहन में सवार थे। 32 मजदूर इस वाहन में सवार थे और ये जो घटना घटी है गुना के जंजाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। ये सभी मजदूर मुंबई से झारखंड के लिए निकले थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। 32 मजदूर एक ही वाहन में बैठे हुए थे और या ये कहें कि वाहन की क्षमता से ज्यादा मजदूर इस वाहन में सवार थे। वाहन पलट गया, 6 मजदूर जख्मी हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं ये मजदूर। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां मजदूरों से भरा एक वाहन पलट गया है। 6 मजदूर न केवल जख्मी हुए हैं बल्कि बताया जा रहा है कि क्षमता से अधिक करीब 32 लोग इस वाहन में सवार थे। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विकास, क्या जानकारी, क्या स्थिति अभी इन 6 मजदूरों की जख्मी बताए जा रहे हैं? जो प्रशांत, फिलहाल जो मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं वो उनकी सभी की अभी हालात स्थिर बने हुए हैं। सभी के जो जान है वो अभी फिलहाल डेंजर से सबकी बाहर बताई जा रही है। कहीं ना कहीं कोरोना आपदा को लेकर जो मजदूरों का मूवमेंट चल रहा है उसी को लेकर मुंबई से झारखंड जा रहे थे मजदूर, जिसमें 30 से 32 मजदूर सवार थे वाहन में। लेकिन लगातार जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर्स लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, उसी को लेकर बताया जा रहा है कि नींद का झोंका आ गया था और गाड़ी पलट गई, जिसमें 6 मजदूर लगभग घायल हुए थे। फिलहाल प्रशासन ने सभी मजदूरों को इलाज के लिए इलाज मुहैया करा दिया है और अब माना जा रहा है कि सभी को दोबारा झारखंड रवाना कर दिया जाएगा। के लिए एक बस भी अरेंज की गई है जिनको यहाँ से झारखंड भेजा जाएगा। प्रशांत जी, विकास, कौन सा ये वाहन था, कितनी क्षमता थी इस वाहन की लोगों को बिठाने की? प्रशांत, जैसा कि देखने में आ रहा है कि क्षमता अधिक वाहनों में मजदूर बैठकर जा रहे हैं। उनकी जो व्यवस्था की गई है अन्य राज्यों से उनको भेजा जा रहा है, जहां पर जो कैपेसिटी होती है लगभग 10 से 15 लोगों की कैपेसिटी थी। जो मिनी जो एक ट्रेवलिंग व्हीकल होता है उसमें इन मजदूरों को लाद कर भेजा जा रहा था। तो लगभग 10 से 15 लोगों की क्षमता थी, लेकिन 30 से अधिक लोग इस वाहन में सवार थे और जिनके साथ में काफी परेशानियां, काफी दिक्कतें भी यहाँ पर देखने मिली। तो माना जा रहा है कि ओवरलोडिंग भी एक यहाँ पर हादसे का सबब माना जा रहा है और ओवरलोडिंग के चलते जो घायल हुए हैं मजदूर, फिलहाल उनका इलाज तो हो गया है, लेकिन अब आगे उनका सफर बस से यहाँ से रवाना किया विकास, यानी क्षमता से ज्यादा लोग भी इस वाहन में बैठे हुए थे और जो विकास बता रहे हैं कि ड्राइवर चूंकि लंबा सफर है, लगातार गाड़ी वाहन चला रहे हैं और उसके चलते नींद का झोंका आया और हादसे का ये लोग शिकार हो गए। शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और रीवा से अब बड़ी खबर है, जहां 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है, एक मजदूर घायल हो गया है। चुरहट थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये रीवा से हादसे की खबर आई है, जहां 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है। क्या वजह रही इस हादसे के पीछे की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हादसे में 2 मजदूर जख्मी, 2 मजदूरों की मौत हुई है जबकि एक शख्स घायल हुआ है। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अर्पित, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 मजदूरों की मौत भी हुई है, क्या जानकारी, क्या डिटेल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये एक ट्रक मुंबई से आ रहा था रीवा श्रमिकों को लेकर, जिसमें तकरीबन आधा सैकड़ा श्रमिक मौजूद थे और इसके बाद पीछे से आ रही एक ट्रक ने सीधे ठोकर मार दी और उसमें लगभग दर्जनों यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें थाना में तुरंत ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जी। वहीं मौके पर ही 2 लोगों की मौत भी सामने आ रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल, 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। 2 ट्रकों की ये भिड़ंत थी। शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर नीमच से है, जहां कोरोना से पहली मौत हुई है। नीमच
जिले में कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत हुई है। ऐसा शख्स जो कोरोना से संक्रमित हो और पहला ऐसा शख्स नीमच जिले में जिसकी जान गई है कोरोना संक्रमण के चलते। इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा है। इंदौर में इसका इलाज चल रहा था। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर है नीमच से। नीमच में कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत हुई है, पहली जान गई है। हालांकि इस मरीज का इलाज इंदौर में चल रहा था। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मुस्तफा, पहला मामला कोरोना संक्रमण के चलते नीमच में जिसके चलते जान गई है, बताया जा रहा है कि इंदौर में इलाज चल रहा था। जी प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सुबह 9:30 बजे ये बुरी खबर नीमच के लिए आई और ये जो कोरोना संक्रमित जो मरीज थे ये 90 साल के थे। ये नीमच के मेहनौत नगर में रहते थे। इनके पिता डॉक्टर है। सबसे खास बात ये बता दूं कि 40 दिन तक नीमच ग्रीन जोन में था। इस दौरान नीमच में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। इसमें ही ये शामिल थे जिनको कोरोना डिटेक्ट जो है वो आज से 5 दिन पहले हुआ था। नीमच में इनका प्राथमिक उपचार हुआ। उसके बाद इनको इंदौर शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह 9:30 बजे इन्होंने दम तोड़ा। ये कोरोना से होने वाली नीमच जिले की पहली मौत थी और अब धीरे धीरे जैसे हालात बनते जा रहे हैं और जैसी स्थितियां बन रही उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि नीमच जो है रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी काफी ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसा अंदेशा प्रशासन भी व्यक्त कर रहा है कि जो स्थितियां बन रही है उससे आने वाला समय नीमच को लेकर। जी शुक्रिया मुस्तफा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संविदा पहुंचे हैं और संघ ऑफिस के बाद वो राजभवन जाएंगे। ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज सिंह की संघ पदाधिकारियों से चर्चा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ ऑफिस संविदा पहुंचे हैं और यहां पर संघ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद वो राजभवन का रुख करेंगे, राजभवन जाएंगे राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने के लिए। दरअसल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ पदाधिकारियों से यहां पर चर्चा हो रही है और इसके बाद इस चर्चा के खत्म होने के बाद वो राजभवन का रुख कर सकते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, बहुत हद तक संकेत यही कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ सरकार बढ़ रही है, बस नामों पर चर्चा है, कौन से नाम रखे जाएं, कौन से चेहरे रखे जाएं, कौन से ना रखे जाएं, इसी पर मंथन क्या संघ दफ्तर में? बिल्कुल, देखिए एक सूची तैयार की गई है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्री शामिल हो सकते हैं उनके नामों को लेकर सूची बनी है, लेकिन संघ पदाधिकारियों से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि किन किन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पहले उनका जो तय कार्यक्रम था उसके तहत वो सीधे राजभवन जाने वाले थे, लेकिन राजभवन न जाकर मुख्यमंत्री संविदा दफ्तर पहुंचे और बताया यही जा रहा है कि संघ की मोहर लगने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी को लेकर मंथन जो है संघ दफ्तर संविदा में चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो संघ पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हो रही है और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसमें यह तय हो जाएगा कि कितनी तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। खबर इस बात को लेकर है कि 16 या 17 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो संविदा दफ्तर से यदि सूची को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद 16 या 17 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इसको लेकर ही मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होनी है। तो फिलहाल अभी संघ दफ्तर में यह बैठक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बताया ये जा रहा है कि 22 से 23 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो इन 22-23 चेहरे कौन कौन से होंगे इसको लेकर एक सूची तो तैयार हो गई है, लेकिन उस सूची पर अंतिम मोहर संघ की राय और मशवरा के बाद दिया जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस सूची पर मोहर संघ की लगनी है और शायद इसी को लेकर ये चर्चा है और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि राजभवन का भी रुख करेंगे शिवराज सिंह चौहान। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर उज्जैन से है जहां कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। बड़नगर और महिदपुर से भी
मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित, और कोरोना मरीजों की संख्या अब उज्जैन जिले में 270 तक पहुंच गई है। ये बड़ा आंकड़ा है, लगातार आगे बढ़ता हुआ। उज्जैन में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इन 6 मरीजों को मिलाकर उज्जैन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 270 तक पहुंच गई है। इंदौर और भोपाल के बाद जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं मध्य प्रदेश में, वो उज्जैन जिला है, उज्जैन शहर है। और इसके बाद नंबर आता है जबलपुर का। लेकिन उज्जैन का अगर हम जिक्र करें तो ये संख्या थमती हुई नजर नहीं आ रही है। रोज नए संक्रमितों की पहचान हो रही है कोरोना, और आज फिर 6 कोरोना के संक्रमित के 6 नए मरीज सामने आए हैं। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब ये 6 नए मरीज आए हैं कोरोना संक्रमण के, किन क्षेत्रों से, किन इलाकों से, या फिर पर्टिकुलर किसी कंटेनमेंट जोन से हैं ये 6 मरीज? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरह से आज बुलेटिन जारी हुआ है, 6 मरीजों की इसमें यहाँ पर बात कही जा रही है। साथ ही जो मरीजों का आंकड़ा है वो पहुंचकर अब 270 तक हो गया है। बात करें अगर क्षेत्र की, तो इसमें से 6 में से 4 हैं वो जो उज्जैन से आ रहे हैं मरीज, और जो 2 जो संक्रमित मरीज हैं वो बड़नगर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये जो पूरे जो कंटेनमेंट एरिया की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे मरीज हैं जो कंटेनमेंट एरिया से आ रहे हैं, और उज्जैन के जो 2 अलग से मरीज हैं वो नए क्षेत्र से हैं। मतलब साफ है कि जो संक्रमण है वो नए क्षेत्र में भी अब फैलता जा रहा है। जी, ये वाकई में चिंता की बात है कि केवल कंटेनमेंट जोन ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अब कोरोना पैर पसार रहा है और आंकड़ा 270 तक पहुंच गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि उज्जैन में आंकड़ा 270 तक पहुंच गया। 6 नए मरीज कोरोना संक्रमित के सामने आए हैं और ये केवल कंटेनमेंट जोन नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से भी हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। एक और कोरोना मरीज ने कोरोना को मात दी है। इसकी 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और इन दोनों जांच रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है। एक और कोरोना मरीज ने कोरोना को मात दी है। कवर्धा जिले का कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो गया है। अब 59 में से 55 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं और केवल 4 एक्टिव केस हैं। 4 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं जिनका इलाज इस वक्त रायपुर में चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अच्छी खबर है। एक और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गया है और कुल अभी तक 59 कोरोना संक्रमण के मरीज यहां पर सामने आए, जिनमें से 55 स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 4 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। अवधेश, एक और मरीज अब स्वस्थ हो गया, बेहतर तस्वीर, लेकिन आशा यही कि अब और नए मरीज कम से कम सामने ना आए छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, उम्मीद इसी चीज का है कि नए मरीज ना आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब हम 90% से ज्यादा अचीव कर लिए हो, 90% से ज्यादा मरीजों को ठीक करके एम्स ने डिस्चार्ज किया हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मरीज लगातार सामने आते गए वो चिंता बढ़ती गई। लेकिन इस बार उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से व्यवस्थाओं की दुहाई दी गई, कहा गया कि तमाम पर्याप्त व्यवस्थाएं इंतजाम कर लिए गए कि अब जो संख्या है वो अचानक से नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे भी तो इक्का दुक्का कहीं पे बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि क्योंकि बीते 3 दिनों से लगातार जो मरीजों के ठीक होने का सिलसिला वो जारी है, 5 दिनों से कोई भी नया मरीज छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया है, तो राहत भरी खबर है कि एक और मरीज डिस्चार्ज हो गया। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 4 बची हुई। बिल्कुल राहत भरी खबर है, एक और मरीज स्वस्थ हो गया है। 4 एक्टिव केस अब कुल छत्तीसगढ़ में बचे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अवधेश पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से है, जहां बता दें कि राजभवन पहुंच गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। संविदा संघ कार्यालय से निकलकर राजभवन पहुंच गए हैं और ऐसा बताया गया कि संघ जो कार्यालय है संविदा में, उसमें चर्चा हुई है जो मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर कौन कौन से चेहरे, अब देखना होगा कि किन किन नामों पर संघ ने मुहर लगाई है। और अब राजभवन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। राजभवन में क्या चर्चा राज्यपाल लालजी टंडन से होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं।
कुछ देर पहले अनुराग बता रहे थे कि 16 या 17 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है और 22 से 23 लोगों की सूची बना ली गई है, तैयार कर ली गई है और उसी सूची को लेकर शिवराज सिंह चौहान संघ कार्यालय संविधा पहुंचे थे और वहां से अगर स्वाभाविक है कि अगर हरी झंडी जिन जिन नामों पर मिली होगी उन नामों को लेकर आगे शिवराज सिंह चौहान राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे। तो राजभवन पहुंच गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 22 से 23 और चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से चेहरे होंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सिंधिया खेमे के कितने नेताओं को इसमें लिया जाता है, खासतौर से उन लोगों को जो अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा बीजेपी में भी कई दिग्गज ऐसे जो पिछली कई बार से लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के वो चेहरे तो लगभग होंगे ही। इसके अलावा कुछ और नए चेहरे भी हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल में लिए जाएं, लेकिन न केवल जातिगत संतुलन बनाए रखना होगा मंत्रिमंडल में, बल्कि क्षेत्र के आधार पर भी संतुलन बनाना होगा। अलग अलग क्षेत्रों को, प्रदेश के सभी क्षेत्रों को कह सकते हैं कि नेतृत्व देना होगा। अब ये तस्वीर हो सकता है जल्द ही साफ हो जाए कि जो सूची बनाई गई है 22 से 23 लोगों की, उसमें कौन कौन हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शिवराज कैबिनेट में शामिल होंगे। क्योंकि लगातार अब खबर यही है कि 16 या फिर 17 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल शुरुआती मंत्रिमंडल जो पहला विस्तार था बेहद सूक्ष्म मंत्रिमंडल था और क्योंकि कोरोना के मद्देनजर बहुत जरूरी था कि कोरोना से जंग को आगे बढ़ाया जाए, उस लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार था। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, शिवराज सिंह चौहान संविधा दफ्तर पहुंचे थे, वहां से चर्चा के बाद राजभवन भी पहुंच गए हैं, तो हम ये मानकर चलें कि संघ की मुहर लग चुकी है उन नामों पर जो शिवराज कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए प्रशांत, अटकलें अभी चल रही हैं केवल मंत्रिमंडल को लेकर और बहुत सारी अटकलें हैं। राज्यपाल से मिलने से पहले सीएम संविदा गए थे, संघ कार्यालय गए थे, तो इसका माने एक ये भी निकाला जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल को लेकर सहमति संघ की होनी चाहिए, क्या वो मुख्यमंत्री ने ली है। ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी सिर्फ अटकलों के दौर पर चल रही हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री पहले संविदा गए थे और संविदा से फिर अब सीधे राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल लालजी टंडन से अब उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। पहले से ही 12 बजे का जो वक्त था वो राज्यपाल से मुलाकात के लिए तय था। देखिए, राज्यपाल से मुलाकात के लिए भी दो जो वजह हैं वो मानी जा रही हैं। एक तो जो वजह जो इसके बारे में अधिकृत तौर पर जानकारी दी गई है वो ये कि कोरोना महामारी को लेकर जो अब तक का अपडेट है या राज्य सरकार के जो कुछ कदम हैं उनके बारे में सीएम राज्यपाल को जानकारी देंगे। और दूसरा जिसको लेकर अटकलें सबसे ज़्यादा लगाई जा रही हैं वो यही कि मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है, हो सकता है कि उसके बारे में भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से चर्चा करें। और आने वाले दिनों में जिसकी अटकलें पिछले काफ़ी वक्त से लग रही, देखिए कुछ वक्त पहले भी हम प्रशांत आपसे बात कर रहे थे जिसमें हमने कहा था कि जब 1 तारीख के आसपास में मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी राज्यपाल से, तब भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 5 तारीख को जो 22 से 24 मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन वो अटकलें सिर्फ अटकलें ही साबित हुई। लेकिन अब जबकि एक बार फिर से मुलाकात हुई है तो फिर अटकलों का दौर गर्म है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये मुलाकात संभावित मंत्रिमंडल को लेकर ही हो रही है या फिर ये भी अटकलें ही साबित होंगी। जी बिल्कुल, चूंकि संघ दफ्तर अगर पहुंचते हैं, संघ पदाधिकारियों से अगर शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होती है तो शरद मैं आपके पास लौट रहा हूं और इस वक्त
न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, पहले भी जिक्र हो रहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे संघ दफ्तर शिवराज सिंह चौहान जाते हैं तो इन अटकलों पर और ज्यादा मजबूती नजर आती है। हम ये मानकर चलें कि लगभग कुछ हद तक तस्वीर साफ हुई होगी अब। बिल्कुल सही बात है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात में यहाँ पर शिवराज जी की सरकार बनी है, उस तरह के हालात हैं कि वो उन्हें राय मशवरे के बाद ही अमूमन कैबिनेट रिसफल जो भी होता है और राय मशवरे के बाद होता है। दिल्ली वो मूव कर नहीं सकते, कोरोना के कारण मुश्किल है, तो फोन से चर्चा हो रही होगी और अभी संघ के दफ्तर भी जाना होगा। केवल कोरोना को लेकर ब्रीफ करने राज्यपाल से और संघ के दफ्तर गए हैं, ये बात सहज गले उतरने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि दबाव है सरकार पर भी, सत्ता पक्ष का भी और जो नए शामिल हुए सहयोगी हैं यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम का भी, कि मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए, बड़ा किया जाना चाहिए। तो संभावना है कि शिवराज इस मसले पर भी बात करेंगे कि कैसे किस तरह का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि ये सब कुछ तय करेगा कि जब प्रधानमंत्री ने कल कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या किस शक्ल में बढ़ेगी, इस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा आने वाले दिनों में। तो हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बाद तय हो कि कब कैबिनेट रिसफल करना है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार पर दबाव है और संभव है कि वो उपलब्धता भी समझने गए होंगे राजभवन की कि कब किया जा सकता है या किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की एहतियात का पालन भी करना पड़ेगा। किसान जी, इसके अलावा हम अगर जिक्र करें, चूंकि बहुत सारे ना केवल सिंधिया खेमे का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उनके चेहरों को भी एडजस्ट करना है, खुद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्हें भी एडजस्ट करना है। इसके अलावा कुछ संघ के भी पसंदीदा चेहरे होंगे जिन्हें सरकार में स्वाभाविक है कि जगह देनी ही होगी शिवराज सिंह चौहान को। तो ऐसे में चैलेंजेस तो बड़े होंगे मुख्यमंत्री के सामने। ये जब बहुत मिनी कैबिनेट उन्होंने बनाया तभी दिख गया कि संघ के ही पसंदीदा चेहरे। आप देखिए, कमल पटेल एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो संगठन और संघ के व्यक्ति हैं। वो शिवराज की पसंद के व्यक्ति कतई नहीं थे। वो मीना सिंह संगठन और संघ की पसंदीदा नेत्री हैं, वो भी शिवराज जी की पहली पसंद नहीं होंगी। यदि पहला ये मिनी कैबिनेट भी शिवराज जी की पसंद का बना होता तो उसमें राजेंद्र शुक्ला भी होते, उसमें भूपेंद्र सिंह भी होते। तो ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि भाई संघ की राय, संगठन की राय, बीडी शर्मा की ताजपोशी के बाद से ये तय हो गया कि भाई संगठन जो है वो उसका हस्तक्षेप रहेगा पर्याप्त, तो खासतौर पर संघ का हस्तक्षेप रहेगा। तो ऐसे में संतुलन बैठाना बड़ी चुनौती होगी शिवराज जी के लिए। लेकिन भले ही चुनौती कितनी भी बड़ी हो, इस काम को टाला लंबा जा नहीं सकता। इसे किसी न किसी दिन एक ऐसा होगा जब कैबिनेट करना ही होगा, कितनी भी मंत्रणा हो। और एक डर जो है उनके मन में वो यही है कि बाई इलेक्शन होने 25 सीटों पर ये कैबिनेट का विस्तार असंतुष्टों की संख्या बढ़ा सकता है। कोरोना को लेकर जो अभी भगदड़ के से हालात हैं, मजदूरों की वापसी है, वो भी कई बार ऐसे हो जाता है कि सरकार के अगेंस्ट जाता है। अक्सर जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है गुस्सा उसके अगेंस्ट जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखना है। तो बहुत सारे मोर्चे पर चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री जी के पास और उन सब का हल निकालते हुए ही शायद वो कैबिनेट रिसफल करेंगे। प्रशांत जी सिंधिया खेमे का ही जिक्र कर लें प्रवीण जी, चूंकि ज्यादा से ज्यादा चूंकि चाहेंगे कि इसमें इस कैबिनेट में रहें वो चेहरे जो खुद अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर जिन्होंने पाला ही बदला है। ऐसे में कितना स्पेस सिंधिया खेमे के लिए इस कैबिनेट में हमें नजर आएगा? देखिए, अभी सिंधिया खेमे की कटौती तो शायद नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री। सिंधिया जी ताकतवर पोजीशन में है। सिंधिया खेमे के प्रत्येक व्यक्ति को एकोमोडेट करना ही होगा, खासकर उनको जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, जिनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, सिसोदिया, जितने भी नाम हैं, ये सब इन्हें करना पड़ेगा। जो शरद जभी कह रहे थे पिछली बुलेटिन के दौरान, वो उससे मैं सहमत हूँ कि संभव है कि निर्दलीय और उन लोगों के नंबर नहीं आए जो सिर्फ मंत्री बनने के लिए इसमें आए, जिनमें हालांकि मुझे लगता है कि बिसाहूलाल सिंह भी आएंगे इसमें, जो कांग्रेस से आए ना, वो सिंधिया खेमे के हैं लेकिन सिर्फ मंत्री बनने के लिए यहाँ आए। ऐदल सिंह कंसाना भी शायद आ सकते हैं जो सिर्फ मंत्री बनने के लिए यहाँ आए, और उस इलाके में इलेक्शन भी है ग्वालियर चंबल इलाके में। तो संतुलन बैठाना होगा। सिंधिया खेमे की उपेक्षा शायद नहीं हो पाएगी। सिंधिया खेमे के अधिकतम मंत्री रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी सारा दारोमदार जो है वो उनकी मदद जो की गई उस पर सरकार बनी, और जो होगी उस पर सरकार का भविष्य तय होगा। क्योंकि
सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल से इलाके से हैं और वहां के वो बड़े नेता है, तो फिर उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकेगा प्रशांत। जी प्रवीण जी रहेगा हमारे साथ शरद बने हुए। शरद, इस वक्त कुछ अपडेट है आपके पास? शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राजभवन में और अब अंदर उनकी जो मुलाकात है वो राज्यपाल के साथ चल रही है। 12 बजे का जो वक्त है वो मुलाकात के लिए तय किया गया था, तो ये मुलाकात अभी चल रही है। जी जी बिल्कुल, तो मुलाकात चल रही है। प्रवीण जी, मुलाकात अभी जारी है और ऐसा भी शरद कह रहे थे पहले कि बात तो लगातार ये हो रही कि कोरोना से जुड़ी जानकारी देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। शायद ये भी संभावनाएं तलाशी जा रही होंगी राज्यपाल लालजी टंडन के साथ चर्चा में कि कौन सा वक्त बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, 17 तारीख के बाद का वक्त ठीक रहेगा या पहले भी विस्तार हो सकता है। ये स्वाभाविक है कि अहम बिंदु होंगे चर्चा के। प्रवीण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत। अब कोरोना से मिली हुई के मसले की जानकारी देने की बात अगर ये सहज गले उतरने वाली क्यों नहीं है, उसका जवाब ये है कि प्रधानमंत्री को वीसी के जरिए बता दे रहे हैं मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बता दे रहे हैं कि वहां हाल क्या है। मुख्यमंत्री बाकी जिलों के कलेक्टर से वीसी के जरिए पूछ ले रहे हैं, फोन के जरिए पूछ ले रहे हैं। राज्यपाल से जाके मिलना ये एक तरह की औपचारिकता है, संवैधानिक औपचारिकता है जब आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। बाकी कोरोना की जानकारी देने में कोई संवैधानिक औपचारिकता नहीं है कि जाके मिलके दे, वो मेल भी कर सकते हैं, वीसी में ही बता सकते हैं कि सर ये प्रयास हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो और ऐसे मौके में कि जब कैबिनेट रिसफल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि करना ही पड़ेगा। जो पिछले बार हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ कि बढ़ा क्योंकि वो लॉकडाउन को लेके बहुत सारी जो एहतियात हैं वो बढ़ा दिए गए, खबरें उस तरह की आ गई कि संक्रमण फैल रहा है, तो शायद इसीलिए वो रोक लिया गया। जबकि हमारी जो खबर है वो ये कह रही है कि उस वक्त भी कुछ लोगों को कह दिया गया था कि आप आइए। बिल्कुल प्रवीण जी, एक और छोटा सा सवाल, चूंकि वक्त की कमी है, सरकार अगर मंत्रिमंडल विस्तार करती है, जैसी अटकलें हैं, क्षेत्र के हिसाब से भी संतुलन बैठाना होगा, जातिगत आधार पर भी संतुलन मैनेज करना हो, सेटल्ड करना होगा। प्रवीण जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इलाकाई संतुलन तो और जातिगत संतुलन तो राजनीति की प्रारंभिक वो है, क्वालिफिकेशन है कि ये तो इसे फुलफिल किसी भी सरकार को करना ही होता है। लेकिन अभी उन्हें ध्यान ये रखना होगा जहां बाई इलेक्शन है वहां संतोष हो। 24 सीटों के इर्द गिर्द संतोष नहीं फैले, सबसे बड़ी चुनौती यही है केवल इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार। जी जी बहुत शुक्रिया अब हमसे बात करने के लिए प्रवीण जी। शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान संघ दफ्तर के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।